हेलो, क्या हाल चाल। एग्जाम खत्म हो गया या दिमाग में ये चल रहा है कि सर एग्जाम तो खत्म हो गया, अब क्या करें। मैं बताऊं, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चल रहा होगा। चल रहा है कि नहीं, तुम्हारे चल रहा है बताओ। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा, बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट क्या होते हैं, ग्रेस मार्क्स कब लगता है, रिवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन का क्या है, कंपार्टमेंट कब लगती है, अगर कंपार्टमेंट लग जाती है तो जो सप्लीमेंट्री एग्जाम्स होते हैं वो कब होते हैं और किस तरीके से होते हैं, अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और लास्ट में डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड डेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शायद आपके दिमाग में अब चल रहा होगा क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद ये जो कॉमन से क्वेश्चन है बेटा ना, ये आपके दिमाग में चल रहे होंगे। तो मैं आपको बताऊं, सारे क्वेश्चंस का मैं एक एक करके जवाब दूंगा और एकदम क्रिस्टल क्लियर करूंगा और आपको थोड़ा सा भी डाउट नहीं रह जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस वीडियो के साथ टिके रहना पड़ेगा ताकि आप हर एक क्वेश्चन के आंसर को बढ़िया तरीके से दिमाग में सेट कर पाओ। ठीक है, फटाफट हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा पासिंग क्राइटेरिया। देखो बेटा, आपको पता होगा, जब आपने सीबीएसई की गाइडलाइन पढ़ी होगी तो आपको यह बात क्लियर हुई होगी कि जो मार्क्स हमारे हैं उनमें से अपने को 33% लेके आना है ना। यानी देखो, होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। पासिंग क्राइटेरिया को लेके बहुत सारे लोग को थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं रहता है, तो मैं यहां पे बताना चाहता हूं आपको। सपोज दैट आपका जो थ्योरी होता है बेटा वो 80 मार्क्स का होता है और आपका जो इंटरनल होता है वो 20 मार्क्स का होता है ना। अब बच्चों का ये सवाल होता है कि सर क्या हमें 80 में से 33 मार्क्स लाने ही हैं, मतलब 33% लाना ही लाना है। तो देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप सपोज दैट आपका पूरा पेपर, सपोज क्या आपका जो कंप्लीट एक सिंगल पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है ना। अब इसमें से आपको 33% लाना ही होता है, मतलब मिनिमम आपको 33 मार्क्स लाने ही लाने होते हैं। लेकिन अब देखो ये दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया, 80 और 20 के रूल में, है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं होता क्या है कि अगर आप मिनिमम की बात करो, जैसे होता नहीं कि कुछ बच्चे बोलते हैं यार 80 में से मिनिमम कितना लेके आना है, तो मैं उनको बोलूंगा 80 का 33% कितना निकल के आया। देखो 80 मल्टीप्लाई 33 अपॉन 100, मैंने कैलकुलेशन करके निकाला तो ये निकल के आ रहा है 26.4। यानी अगर आप दिमाग में थोड़ा सा सेटअप बना के चलो तो 80 में से कम आपको 26 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद आपका 20 मार्क्स का इंटरनल होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो भी आपके स्कूल में होता होगा वो आपको पता होगा। तो इसमें क्या है बेटा, इसका भी अगर मैं 33% निकालू 20 का 33%, तो वो 6.6 निकल के आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 7 मार्क्स निकल के आ रहा है। तो अगर आप ये बोलो कि मैं कम से कम कितना मार्क्स लेके आऊं इंटरनल में, तो आपको कम से कम 7 मार्क्स आपके स्कूल से मिलना चाहिए। ठीक है। अब बच्चों का ये कंसल्ट होता है कि क्या सर हमें 26 मिनिमम लाने ही लाने पड़ेंगे तभी हम पास होंगे। तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं बेटा। ये जो 33% है ना, ये जो 33% आपको दिख रहा है ना, ये 100 में से 33 आपका बनना चाहिए। अब सपोज दैट एक एग्जांपल आपको बताता हूं। मान लो एक सब्जेक्ट है, मान लो 80 में से आप कितना लेके आए, आप लेके आए 20 मार्क्स लेके आए, 80 में से 20 मार्क्स आप लेके आए। क्लियर है। और वहीं पे आपने क्या किया, आपका जो इंटरनल था 20 मार्क्स का, उसमें से आप लेके आए कितना, 30 मार्क्स, 13। तो अब दोनों को ऐड करो, कितना हुआ सर, ये हो गया आपका 33। आप पास हो गए, यू हैव टू पास्ट। क्लियर है। अब देखो होता क्या है, दोनों का मिला के 33% होना चाहिए, 33 होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि इसका 33% भी मिनिमम, मतलब मिनिमम 26 लाना, ऐसा कुछ नहीं है। मान लो 20 आ गए आपके 80 में से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके जो इंटरनल थे उसमें 13 आ गए। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि आपके इंटरनल में कितने आ गए, इंटरनल में मान लो आपको पूरे आ गए 20, मतलब स्कूल ने बोला यार तेरे को पूरे मार्क्स देते हैं इंटरनल, और अब आपको पास होना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 33 मेंटेन करना पड़ेगा। तो इंटरनल में तो 20 मिल गए, अब 80 में से कितना लाओगे, सर 80 में से हमें लाना पड़ेगा कितना, 13 मार्क्स लाना पड़ेगा। यहां पे 80 में से आपको 13 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब दोनों का सम करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, 33 हो गया, यानी आप फिर पास हो गए। क्लियर है। बट मैं आपको बताऊं ये चीज 12th में एप्लीकेबल नहीं है। 12th में क्या एप्लीकेबल है, 12th में ना इंडिविजुअल आपको लाना ही पड़ेगा 80 का 33% और 20 का 33% लाना ही लाना पड़ेगा। अब जैसे 12th में की बात करूं, अगर 80 का 33% बनेगा तो कितना बनेगा, 26। तो आपको 26 मिनिमम आपको थ्योरी पार्ट्स में लाना ही पड़ेगा। और जो इंटरनल आपका होगा 20, क्लास 12th की बात कर रहा हूं, दोबारा मैं बता रहा हूं,
20 का तो 33% होगा, वो कितना निकल के आएगा 7। तो मिनिमम इतना इंडिविजुअल आपको लाना ही पड़ेगा क्लास 12th वालों के लिए, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन क्लास 10th। क्लास 10th का क्या होगा, ओवरऑल जो है 100 में से 33 मार्क्स आने चाहिए। अब वो आपके इंटरनल में ज्यादा आते हैं, थ्योरी में कम आते हैं, थ्योरी में ज्यादा आते हैं, इंटरनल में कम आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दोनों का जो सम है वो 33 बनना चाहिए। क्लैरिफाई होता है कि नहीं होता है? अगर इसके रिगार्ड आपको कोई भी क्वेरी आती है तो बेटा आप ना कमेंट सेक्शन में मेरे को पिंच कर सकते हो, मैं पक्का आपको आंसर करूंगा। ठीक है, क्लैरिटी आई? नहीं आएगी तो जरूर बताना मेरे को, पक्का मैं आंसर करूंगा बेटा, पक्का करूंगा। ओके, ये तो हो गया आपका पासिंग क्राइटेरिया। उसके बाद अगर हम बात करें बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट, देखो ये बड़ा क्रिटिकल केस है। बहुत सारे बच्चे ना इस चीज को लेकर बड़ा गुमराह रहते हैं। अब ये जो 5 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, ये काम कैसे करता है? देखो मैं आपको बताऊं, जो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, सपोज दैट 1 2 3 4 और 5, इसमें एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी होता है, जो आपको लेना ही लेना है। वो कौन सा है सर? वो आपका इंग्लिश है। ठीक है, इंग्लिश है। अब मान लेता हूं एक बच्चा है जिसने फॉर्म भरते समय केवल 5 सब्जेक्ट को ही चूज किया कि मेरे को इन 5 सब्जेक्ट में क्या करना है, इन्हीं पांचों सब्जेक्ट का एग्जाम देना है। तो अब आपका ये जो बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट है ना, वो कंसीडर नहीं होगा। क्यों भाई? 5 सब्जेक्ट ही हैं तो कहां पे कंसीडर, पॉसिबिलिटी कैसे बनेगी यार? कोई कैलकुलेशन ही नहीं बन रही यहां पे। तो इस केस में आपका जो जो 5 सब्जेक्ट हैं उन्हीं को आपको उन्हीं उन्हीं सब्जेक्ट को उठाया जाएगा, और जो भी आपने स्कोर किया है उसको कंसीडर करके आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि सपोज दैट 5 सब्जेक्ट के अलावा आपने क्या ले रखा है, ऑप्शनल में एआई ले रखा है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब आप अब इसका मतलब 6 के 6 पेपर आप दोगे, एग्जाम पेपर 6 के 6 दोगे, बिल्कुल। अब जब आपका मार्क्स बनेंगे तो ये जो इंग्लिश है बेटा ना, इसको फिक्स कर देंगे। फिक्स का मतलब, इसको फिक्स कर दिया। फिक्स होने का मतलब हुआ कि अब जो टॉप 5 बनेंगे ना, वो कैसे बनेंगे? इंग्लिश को फिक्स कर दिया, इसके जो मार्क्स है वो तो कंसीडर किए, भले इसमें कितने भी कम मार्क्स हो उसको कंसीडर किया जाएगा। अब यहां पे 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है। अब इन 5 सब्जेक्ट में से 4 जो बेस्ट बनेंगे उनको निकाला जाएगा। इंग्लिश को फिक्स कर दिया, जो 5 है उनमें से 4 बेस्ट निकाले जाएंगे, यानी जो 4 बेस्ट निकलेंगे तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया, प्लस एक इंग्लिश, तो कितने बन गए टोटल? 5। इस तरीके से आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट काम करता है। इंग्लिश को फिक्स कर दिया, लेफ्ट जो बचे कितने सब्जेक्ट? 5 सब्जेक्ट, उसमें से 4 सब्जेक्ट का जो बेस्ट होगा वो बाहर निकाला जाएगा, एक इंग्लिश को मिला के, और इन 4 के बेस्ट को निकाल के आपको स्कोर डिस्प्ले किया जाएगा, आपका परसेंटेज बनेगा। क्लियर है ना? अच्छा, कभी कभी क्या होता है बच्चों ना, अगर कुछ बच्चे क्या होते हैं 7 सब्जेक्ट ले चलते हैं, 7 सब्जेक्ट में उनकी कमांड होती है। तो मान लेता हूं आपने इतना ले रखा और 7वां एक और सब्जेक्ट ले रखा जो है संस्कृत, सपोज दैट। ठीक है, अब इस केस में भी वही होगा, क्या होगा? इंग्लिश कंपलसरी है, वो तो आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, तो इंग्लिश को फिक्स कर देंगे। अब कितने सब्जेक्ट हैं? 1 2 3 4 5 6। अब इन 6 में से जो 4 बेस्ट होंगे उनको बाहर निकाल लिया जाएगा, और 4 निकालने के बाद एक आपको इंग्लिश मिला के 5 बन जाएंगे, और वो जो 5 होंगे बेटा ना, वही क्या होंगे? आपके 5 बेस्ट सब्जेक्ट निकलेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग होगी। क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है? क्लियर है ना? ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बट इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन 5 सब्जेक्ट। फॉर्म भरते समय आपको ऑप्शन मिला होगा, आपको मेरे से ज्यादा पता है। क्लियर है? तो मेरे को लगता है ये वाला बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके दिमाग में? ग्रेस मार्क्स कब मिलता है सर, ये बताइए। देखो बेटा मैं आपको बताऊं, ग्रेस मार्क्स जो सीबीएसई है वो कहती है कि ग्रेस मार्क्स हम 2-3 केसेस में देते हैं। पहला केस क्या है, बहुत ध्यान से, पहला केस है एरर इन क्वेश्चन पेपर और रॉन्ग क्वेश्चन। अब मान लेता हूं कि आपका क्वेश्चन पेपर आया और उसमें कुछ एरर है, या फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग है, तो उस क्वेश्चन के जितने भी मार्क्स बनेंगे वो आपको सीबीएसई दे देगी। अब वो आपको सिंगल नहीं मिलेगा, सारे बच्चों को मिलेगा। कैसे? देखो, सपोज दैट एक क्वेश्चन है बेटा जो 5 मार्क्स का है और वो गलत है, तो इसका मतलब है जितना स्कोर आप करोगे उसमें आपके 5 मार्क्स ऐड हो जाएंगे। क्लियर है? या फिर उस क्वेश्चन में कोई एरर है, एरर है, तो उस केस में भी क्या होगा, चाहे आपने उस क्वेश्चन को सही किया हो, चाहे गलत किया हो, चाहे कैसे भी किया हो, आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, जो कि बोनस होता है। बोनस सुना है ना? तो इस तरीके से पहला पहला जो कंडीशन है सीबीएसई का, अगर हमसे ये होता है, रॉन्ग क्वेश्चन होता है, एरर क्वेश्चन में एरर होता है, तो हम आपको उसका बोनस देंगे।
क्लियर है? अच्छा, दूसरा दूसरा चीज क्या है बेटा, इफ स्टूडेंट नीड्स वेरी लेस मार्क्स टू गेट पास, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। देखो, ग्रेस मार्क्स मिलने का भी एक क्राइटेरिया होता है। आपको ग्रेस मार्क्स केवल 2 सब्जेक्ट में मिल सकता है। आप ये सोचो कि 3 में अगर मेरे को मिल जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और मिनिमम कितना मिलता है? मिनिमम आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। सपोज दैट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, बहुत ध्यान से देखना, आपको क्लियर होगा। देखो बहुत ध्यान से, सपोज दैट आपके 2 मार्क्स, मान लो 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है? एक सब्जेक्ट है आपका मैथ्स, ठीक है, और एक आपका है साइंस, मान लेता हूं, ठीक है? मैथ्स में आपके आ रहे हैं 27 और साइंस में भी आपके आ रहे हैं 27, ठीक है? 27 ना, ये तो ज्यादा हो गया यार, 27 पे ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता। देखो, मैथ्स में आ रहे हैं आपके कितने, सपोज दैट आपके 31 आ रहे हैं, ठीक है? तो आपको 2 मार्क्स चाहिए। अब साइंस में आपके 32 आ रहे हैं, तो यहां पे 1 मार्क्स चाहिए। मिनिमम 2 सब्जेक्ट में आपको ग्रेस मार्क्स मिलता है। वो क्या हो सकता है? मैथ्स में 31 आ रहे हैं, मतलब अब आपको वो सीबीएसई 2 मार्क्स दे के आपको पास करा देगी, तो 2 ग्रेस मार्क्स आपको मिल गए, है ना? उसके बाद साइंस में आपका 1 मार्क्स कम पड़ रहा था, तो 1 मार्क्स इसमें ऐड करा और 33 हो गया, यानी कि इसमें भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलके आप पास हो गए, ठीक है? बट इट्स एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली 2 सब्जेक्ट, नॉट मोर देन 2। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो आई होप इसको आप समझे होंगे। और जो थर्ड पॉलिसी है सीबीएसई की, वो कहती है कि सर्टेन एक्सेप्शनल कंडीशंस, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं बेटा जिसमें आपको ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। बट वो एक्सेप्शनल कंडीशन क्या है, ये बात सीबीएसई ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं बताया है, बस इतना ही लिख के छोड़ दिया है। एक्चुअल में वो एक्सेप्शनल कंडीशन क्या है ये किसी को नहीं पता है, या फिर अगर मैं बताता हूं तो मैं गलत हूं, मैं झूठ बोलूंगा। क्लियर है? तो आई होप आपको ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। उसके बाद अगला सवाल है कि रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन क्या होता है। देखो, इन दोनों में बच्चों फर्क है। हो सकता है आपको लग रहा हो कि दोनों एक ही चीज है, बट इट्स नॉट अ सिंगल। मैं आपको बताऊं, रीवैल्यूएशन का मतलब होता है आपका एग्जाम पेपर है, आपने आंसर पेपर लिखा। रीवैल्यूएशन का मतलब हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से वैसे ही चेक किया जाएगा जैसे जैसे आपका फर्स्ट टाइम चेक हुआ था। आप पेपर लिखे थे, ठीक है? पेपर आप राइट करे थे, एग्जामिनर के पास गया था, एग्जामिनर ने मस्त उसको क्या किया था, चेक किया था। तो रीवैल्यूएशन का मतलब, आप रीवैल्यूएशन का जब फॉर्म भरते हो ना, तो उस केस में आपका जो आंसर पेपर होता है उसका हर एक क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से चेक होता है दोबारा, और फिर उसके बाद जो मार्क्स निकल के आते हैं वो आपको डिस्प्ले किया जाता है। लेकिन अगर वेरिफिकेशन की बात करूं तो रीवैल्यूएशन से बिल्कुल डिफर है। क्यों डिफर है? क्योंकि देखो, वेरिफिकेशन में क्या होता है बेटा ना, आपके मार्क्स की काउंटिंग होती है। आपके मार्क्स की क्या होती है बेटा? काउंटिंग होती है। जैसे मान लो ये क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको 1 मार्क्स मिले, इसमें 3 मिले, इसमें 4 मिले, तो अब इसको सम करो, तो 3 + 1 4, 4 + 4 8। तो गलती से एग्जामिनर ने क्या किया, इनको ऐड करने में 7 कर दिया, है ना? तो अब आप वेरिफिकेशन फॉर्म जब डालोगे तो आपका क्या होगा, दोबारा से मार्क्स क्या होगा, काउंट होगा। वेरिफिकेशन में मार्क्स काउंट होते हैं और रीवैल्यूएशन में आपकी जो पूरी कॉपी होती है अगेन चेक होती है। ये फर्क होता है। और ये चीज भी आप डाल सकते हो। ये कब होता है? सपोज दैट कोई बच्चा है, कहता है कि अरे यार, मेरे तो 80 में से 70 मार्क्स आ रहे थे, बट एग्जामिनर मेरे को 50 दे दिया। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है तो टेंशन मत लो, आप रीवैल्यूएशन करा सकते हो, ठीक है? उसका भी डेट आता है। वो डेट कब आएगा, कैसे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा भी आगे। क्लियर है ये? अच्छा, उसके बाद उसके बाद हमारा आता है कंपार्टमेंट कब लगती है, और ये सप्लीमेंट्री एग्जाम क्या होता है। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, नहीं मतलब कुछ बच्चों को नहीं पता होता है, तो मेरे को बताना पड़ा। देखो, कंपार्टमेंट का मतलब होता है कि एक्चुअल में मैं आपको बताऊं, हमारे टाइम में क्या होता था, मतलब हमारे टाइम में क्या, कंपार्टमेंट लगने का मतलब हुआ कि आपके सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, तो आपकी कंपार्टमेंट लग गई, ठीक है? अब जब कंपार्टमेंट लग गई तो इसका मतलब हुआ कि अब आपको मौका दिया जाएगा दोबारा एग्जाम देने का, और उस एग्जाम को हम क्या बोलते हैं, दैट इज सप्लीमेंट्री एग्जाम। और वो कब होता है बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो यहां पे मैंने क्या लिख रखा, अ स्टूडेंट विद कंपार्टमेंट्स हैविंग 3 चांसेस टू क्लियर देयर कंपार्टमेंट्स। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं, सपोज दैट बेटा, हुआ क्या, बहुत ध्यान से देखना हुआ क्या, ठीक है? तो अब देखो, कंपार्टमेंट लगती कब है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। कंपार्टमेंट अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मिनिमम 1 सब्जेक्ट, कितना, मिनिमम 1 सब्जेक्ट और मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट। कंपार्टमेंट जो होती है वो 2 सब्जेक्ट से ऊपर
काम नहीं करती। ठीक है, बिल्कुल काम नहीं करती। क्यों नहीं करती वो मैं आगे बताऊंगा, उसके लिए अलग रूल होता है। देखो मान लेता हूं मेरे मेरे आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 और 5, सपोज दैट। ठीक है, एक सब्जेक्ट ऐसा जिसमें आपके 27 मार्क्स आ रहे हैं और जो दूसरा सब्जेक्ट है उसमें भी 27 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेस मार्क्स तो लग नहीं सकता, पहली बात। दूसरा कि ठीक है, ग्रेस मार्क्स तो लग नहीं सकता। तो अब होगा क्या? अब क्या होगा बेटा ना, कि इसका मतलब हुआ कि मिनिमम 1 सब्जेक्ट, याद रखना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट, इससे ज्यादा नहीं। इसके ऊपर कंपार्टमेंट काम नहीं करती, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। अब इस केस में हम करें क्या? ग्रेस मार्क्स लग नहीं रहा, तो सीबीएसई ने क्या बोला, एक काम करो, इन बच्चों को दोबारा चांस दो। जिन 2 सब्जेक्ट में इनका लगा हुआ है या एक सब्जेक्ट में लगा हुआ है, इनको एक चांस दो। क्या करने का? एग्जाम देने का। तो अब ये एग्जाम जो है बेटा ना, इस एग्जाम को देने का, सपोज दैट एक स्टूडेंट है जो दोनों सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लेके आया है। अब क्या होगा, जब बोर्ड का एग्जाम खत्म होगा, उसके 40 ऑलमोस्ट 45-50 डेज आफ्टर जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। एक मतलब एक आइडिया मेरा बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब सीबीएसई क्या करेगी ना, उसके 1 मंथ बाद जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हुआ, 45 या 50 डेज बाद आपका रिजल्ट आया, और उसके आफ्टर 1 मंथ आप सीबीएसई क्या कराएगी, जितने बच्चों का कंपार्टमेंट लगा है, चाहे वो एक सब्जेक्ट हो चाहे 2 सब्जेक्ट, उनके लिए अलग से एग्जाम करवाएगी। किसका? इन्हीं कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स का। तो वहां पे क्या होगा, आपको एक चांस मिलेगा उसी साल। ये तो पहला चांस हो गया। अब दूसरा चांस कब मिलेगा सर? दूसरा चांस बेटा ना आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा, फ्रेश बच्चों के साथ, जो नए पीछे के आपके जूनियर हैं। जब वो एग्जाम देंगे तो उनके साथ बैठ के आपको इन 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, या फिर आपका एक में लगा है तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। 2 बार हो गया। तीसरी बार कब मिलेगा? जो फ्रेश बच्चे थे उनमें भी तो कुछ का कंपार्टमेंट लगेगा, तो उनको भी तो 1.5 या 2 महीने बाद दोबारा एक बार देने का मौका मिलेगा, तो उनके साथ भी आप बैठ सकते हो। तो टोटल कितने हो गए सर? टोटल 3 चांस हो गए। यानी अपने को क्या है कि कंपार्टमेंट को क्लियर करने का, जो भी आपके कंपार्टमेंट या सप्लीमेंट्री एग्जाम है, इनको देने के 3 चांसेस मिलते हैं। लेकिन अगर आप थर्ड टाइम भी क्लियर नहीं कर पाए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में बेटा ना आपको दोबारा फ्रेश मूड में सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो अपने अपने जूनियर के साथ एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा। क्लैरिटी आती है कि नहीं आती है? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंपार्टमेंट जब लगता है तो उसमें जो सप्लीमेंट्री एग्जाम होता है इस तरीके से होता है। मिनिमम 3 चांसेस होते हैं। आई होप आप इस बात को क्लियर कर लिए होंगे। कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। उसके बाद होता है बेटा अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। अब देखो, आपने सुना होगा कि आपके जो जितने भी जूनियर या सीनियर, जितने भी सीनियर है, वो क्या बोलते हैं कि भाई तू जा तो रहा है एग्जाम देने, लेकिन एक बात याद रखना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हर एक लाइन का, हर एक डायग्राम का, अगर आपने गिवन भी लिखा है ना, तब उसका भी गिवन, दिस डायग्राम, ये वो, बट फाइनली आपको आंसर नहीं आ रहा है। सपोज दैट मैथ्स की बात करता हूं। ठीक है, मैथ्स से अगर हम समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि आपको पता है मैथ्स में अगर हम किसी क्वेश्चन को करते हैं तो फाइनल अपने को आंसर लाना होता है ना। लेकिन आपने क्या करा, एक स्टेप कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 कर दिया, 5 कर दिया, लेकिन आपको आंसर मैच नहीं कर रहा है। तो ये जो बेटा स्टेप्स है ना, इनके मार्क्स आपको मिलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जा रहे हो तो पूरी कॉपी को भर के आना, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ब्लैंक मत रखना, कहने का सिंपल सा मतलब है। तो दैट इज अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, कि आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, पूरी ताकत लगा दो उसको करने के लिए। लास्ट में अगर आपका आंसर नहीं भी आता है, या फिर जो आप चाहते हो वैसा नहीं भी होता है ना, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना आपने किया है उसके मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? दैट इज कंसेप्ट ऑफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। क्लियर है? गुड, आगे बढ़े। ठीक है, उसके बाद फेल। देखो मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में बेटा ना ये जो सीन है ये काम नहीं करता। मैं कभी भी इस वर्ड का फेवर नहीं करता, बिकॉज फेल जो शब्द है ना, ये टेक्निकली इसका क्या मीनिंग है ये शायद किसी को पता नहीं है। फेल का मतलब ये नहीं होता कि आपकी लाइफ खत्म हो गई या फिर आप अब जीवन में उठ ही नहीं पाओगे। फेल का मतलब होता है नेक्स्ट टाइम आपको मौका मिलेगा। आप जैसे सोच के देखो, आपने आपने आप 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्टमेंट लग गया। ठीक है, तो आपको 3 चांस मिला उसको क्लियर करने का, लेकिन आप तब भी नहीं कर पाए। तो क्या फिर आगे चांस नहीं मिल रहा है? फिर मिल रहा है आपको चांस, तो फिर आगे क्लियर कर लो। फिर नहीं मिल रहा है, फिर मिलेगा। फेल का मतलब तो इसको फेल नहीं बोलते बेटा। ठीक है भाई, मौका तो मिल रहा है दोबारा ना यार। मौका नहीं मिलता तो आप बोल सकते हो यार हम अब तो उजड़ गए, खत्म हो गए।
ठीक है, ऐसा नहीं है। तो फेल 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 होता कब है बच्चा? मैं आपको बताऊं, मैंने कब बोला, जब कंपार्टमेंट कब लगता है सर, 2 सब्जेक्ट में लगता है। लेकिन अगर वही नंबर ऑफ वही सब्जेक्ट जो 2 होते हैं, अगर वो 2 से अबव हो जाए तो सपोज दैट एक बच्चा है जिसके पास 5 सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5, इसमें उसके आ रहे हैं 27, एक सब्जेक्ट में दूसरे में आ रहे हैं 24 और थर्ड वाले में कितने आ रहे हैं, मान लेता हूं 28 आ रहे हैं। क्लियर है? तो अब यहाँ पे वो कितने सब्जेक्ट में फेल है सर? वो 3 में फेल है। अब वो क्या होगा ना, उसको क्या करना पड़ेगा कि दोबारा से जो उसके उसके पीछे का जो बैच होगा उसके साथ उसको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम फेल बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ टेक्निकली। ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको टेंशन नहीं देना चाहते, बट ठीक है, जो जो सच्चाई है वो मेरे को बताना है। ठीक है, आप दिमाग में ये मत चलना चाहिए कि मैं फेल हो सकता हूँ, क्योंकि कभी कभी बच्चों को लगता है यार ये बंदा बता क्या रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो फाइनली एक जो लास्ट वाला हमारा पॉइंट है, दैट इज डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट एंड डेट, है ना? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं आपको बताऊं, जब आपका बोर्ड एग्जाम फिनिश होता है ना, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, जैसे ही बोर्ड एग्जाम आपका फिनिश होगा उसके आफ्टर 1 वीक आपकी जो कॉपी है ना वो चेक होना शुरू हो जाती है। ऑलमोस्ट यही एक मतलब एक टाइम गैप होता है। आफ्टर 1 वीक यू हैव टू चेक योर कॉपी। और जब कॉपी आपकी चेक हो जाती है ना, तो ऑलमोस्ट आफ्टर 45 डेज, ये एक मैं मतलब एक बता रहा हूँ, जैसे एक आइडिया बता रहा हूँ, बट इट्स मतलब 40 45 50 यही एक दायरा होता है। फिनिश आपका बोर्ड एग्जाम हुआ तो उसके 45 दिन बाद, 45 डेज, आफ्टर 45 डेज आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है। अब जैसे जो लास्ट एग्जाम क्लास 10th का वो 18 ऑफ मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर आप 45 डेज के अकॉर्डिंग चलो, तो मेरे को लग रहा है कि मार्च अप्रैल मई 10 15 10, ठीक है, मार्च अप्रैल कितना हुआ, आप मान सकते हो कि मई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं आती तो उसके नेक्स्ट वीक में आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, मतलब एक आइडिया है मेरा, कोई वो नहीं, कंफर्मेशन नहीं बता रहा हूँ, ऐसा होता है। ठीक है, मतलब हर बार हुआ है तो इस बार भी होगा, है ना, सिंपल सी बात है। तो बेटा आई होप कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि ये सारे जो डाउट्स आपके थे वो बिल्कुल दिमाग में जो आ रहे थे वो सारे खत्म हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्काई भैया ये जो बात आपने बताई ना समझ में नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो बेटा। ठीक है, मैं आपके साथ हूं, हमेशा रहूंगा, हमेशा रहूंगा। कुछ भी अगर आपको पूछना हो ना तो मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। बाकी अगर आपका कोई जूनियर है जो क्लास 9th में है, 10th में है, तो आप उसको प्रमोट करो, क्योंकि इस साल हम वेदा क्लास 9 10th पे फ्री बैच लॉन्च करने वाले हैं जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। हो सकता है बाकी यूट्यूबर आपसे पैसे ले रहे हो, बट हम फ्री में आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि जितने भी वो बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और एक एक जबरदस्त एजुकेशन को लेना चाहते हैं, तो वो जरूर हमसे जुड़े, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ही है कि आपको आगे बढ़ाना, आपके ड्रीम को अचीव करवाना और सब कुछ आपके लिए करना। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आई होंगी बातें। कोई डाउट रहता तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू हमें पिंच कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, जबरदस्त रहो और यूनिवर्स के सबसे खुश इंसान बनो। ठीक है, ओके, बाय बेटा।